हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सब बहुत अच्छे होंगे, तरीके से चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज मैं आप लोगों को इंडिया 16 के 100% टीवाई के कराऊंगा। सर, कंसेप्ट का क्या रहेगा? क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है मैं उसका भी आपको रिवीजन कराऊंगा। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं, अगर आप इंडिया 16 का कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हैं तो मैंने उसकी रिवीजन वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर डाल रखी है। मैं उस वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना इंडिया 16 के रिवीजन का लिंक भी आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ये आपसे पूछ रहा है कि आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर कौन सी कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। एक जनरल बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इंडिया 16 ये कहता है एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग द असेट इन इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन एंड इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट शैल बी कैपिटलाइज। ठीक, चलिए शुरू कर लेते हैं। ABC Limited is installing a new plant at its production facility. It has incurred these cost. उसने सर ये कॉस्ट इनकर्ड की है। कॉस्ट ऑफ द प्लांट सर ये आ जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट है, परचेज प्राइस है, बिल्कुल ठीक है। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगी। कंसल्टेंट यूज्ड फॉर एडवाइस ऑन द एक्विजिशन ऑफ द प्लांट, हम प्लांट को कैसे एक्वायर करेंगे उससे रिलेटेड हम लोगों ने एक कंसल्टेंट अपॉइंट किया जिसने सर एडवाइस के लिए पैसे लिए, कितने 7 लाख कैपिटलाइज हो जाएगा। इंटरेस्ट चार्जेस पेड टू सप्लायर ऑफ प्लांट फॉर डेफर्ड क्रेडिट। देखिए, अगर आप डेफर्ड पेमेंट करते हैं और उसकी वजह से कोई भी इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर करते हैं तो उस इंटरेस्ट कॉस्ट का ट्रीटमेंट होगा एज पर इंड AS 23। और इंड AS 23 ये कहता है कि अगर आपकी जो असेट है वो क्वालिफाई असेट है तो इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी, अदरवाइज कहां जाएगी, P&L अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये इंटरेस्ट चार्जेस पेड टू सप्लायर से डेफर्ड क्रेडिट जो है ये आपका क्वालिफाई असेट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि असेट आपकी क्वालिफाई असेट नहीं है। तो आप क्या करेंगे सर, इसे कैपिटलाइज नहीं करेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेट डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड आफ्टर 7 ईयर। देखिए, अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आज एक्वायर करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं और हमें पता है कि अल्टीमेट सर हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रिस्टोर करने की कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ेगी, इसे डिसमेंटल करने की कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ेगी। तो सर एज पर इंड AS 37, बात सुनना ध्यान से, एज पर इंड AS 37 जो सर आपकी डीकमीशनिंग की लाइबिलिटी आएगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू को आप क्या करेंगे सर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे एज पर इंड AS 37 और एज पर इंड AS 16 सर उस अमाउंट को आप क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। ठीक, चलिए, तो इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो इंड AS 37 के अकॉर्डिंग होती है और इंड AS 16 के अकॉर्डिंग से हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। ठीक, ऑपरेटिंग लॉस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन। देखिए सर, ऑपरेटिंग लॉस जो होता है वो डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, बल्कि असेट सर एक बार आपकी रेडी टू यूज हो जाती है उसके बाद सर जब आप उसे ऑपरेट करते हैं उसकी वजह से आपको लॉस हो रहा है तो ऑपरेटिंग लॉस सर आपका कैपिटलाइज नहीं होता। प्लीज एडवाइज ABC लिमिटेड ऑन द कॉस्ट दैट कैन बी कैपिटलाइज इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 16। कितनी कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी, देखिए 25 लाख प्लस आपकी 2 लाख प्लस 6 लाख प्लस 7 लाख प्लस 3 लाख, सर ये आएगा टोटल 43 लाख से। यहाँ पे मैंने साथ में आंसर लगा रखे हैं, ये देखिए 43 लाख आ गया। ठीक, चलें, हाँ जी सर आइए। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, हर क्वेश्चन से पहले ना आपको ना 5 से 10 सेकंड पढ़ने के लिए दे देता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि जितनी आप क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे, जितने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे ना उतना ही आंसर में क्लैरिटी आएगी। पढ़ेगा क्वेश्चन तभी पढ़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन से पहले क्या क्या करूंगा, आपको ना 5 से 10 सेकंड दे दिया करूंगा। ठीक है, आप क्या करना, वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ना, फिर मैं भी कंप्लीट आपके साथ क्वेश्चन पढ़ूंगा। ठीक जी सर, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, जब भी आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिवैल्यू करेंगे, ठीक है, और रिवैल्यूएशन करने से अगर प्रॉफिट होगा तो उसे आप कहां लेके जाएंगे साहब, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर। ठीक, और अगर लॉस होगा तो P&L अकाउंट के अंदर चार्ज कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी सर। एक बात और सर, रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर होता है उसकी हम एंट्री कैसे पास करेंगे। सर दो अप्रोच काम करती है, एक होती है साहब डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन अप्रोच, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन टू असेट, फिर असेट अकाउंट आफ्टर रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक, और एक अप्रोच होती है साहब रीस्टेटमेंट अप्रोच, जो ये कहती है कि आप क्या करेंगे, जो भी आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस है, ठीक है, आप एक काम करेंगे, रिवैल्यूड अमाउंट को कैरिंग अमाउंट के साथ कंपैरिजन करेंगे और जो रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस आया, ठीक है, उसको कैरिंग अमाउंट से कंपैरिजन करेंगे। तो जितने परसेंटेज से सर आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस है उतने परसेंटेज से आप असेट की कॉस्ट बढ़ा देंगे और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ा देंगे। ठीक, चलिए क्या लिखता देखिए, A Limited has an item of property, plant and equipment with an initial cost of 1 lakh. At the date of revaluation,
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमाउंटेड टू 55,000, ठीक है। तो सर आपकी बैलेंस शीट के अंदर अगर हम टी फॉर्म की बात कर ले एक बार समझने के लिए, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है 1 लाख से, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से है 55,000 से, तो कैरिंग अमाउंट 45,000 आ गया, ठीक है। द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट बाय रेफरेंस टू द ट्रांजैक्शन इन सिमिलर एसेट इज असेस्ड टू बी 65,000, ठीक है। आपने एंट्री पास करनी रिवैल्यूएशन की। देखिए यहाँ पे दो अप्रोच काम करती है। अप्रोच नंबर 1 डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन अप्रोच, जिसमें आप क्या करेंगे, आप एंट्री पास करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट करने से 55,000 से, फिर आप एंट्री करेंगे साहब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से, आपका आ जाएगा सर 20,000 से, ठीक है। चलिए सेकंड अप्रोच जो है उसको हम बोलते हैं साहब रीस्टेटमेंट बैलेंस। उसमें हम क्या करेंगे बेसिकली, देखिए हम उसके अंदर, हालांकि इसका जो सोल्यूशन दे रखा ना सिर्फ डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन अप्रोच से ही सोल्यूशन दे रखा, लेकिन मैं आपको दूसरी अप्रोच से क्वेश्चन करा देता हूँ। देखिए आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से 20,000 से, ठीक है। कैरिंग अमाउंट कितने से 45,000 से, तो कितने परसेंट सर वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ है 20,000 डिवाइड बाई 45,000 परसेंटेज सर 44.44%। तो हम यहाँ पे पता क्या एंट्री डालेंगे, हम एंट्री डालेंगे साहब, लिख लीजिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। सर एग्जाम के अंदर हमें क्या करना चाहिए बेटा, आपको एग्जाम के अंदर ना दोनों अप्रोच से आंसर लिख के आना चाहिए, जब तक कि क्वेश्चन आपको कोई स्पेसिफिक अप्रोच के बारे में बात नहीं करता। तो 1 लाख इंटू 44.44% ये आएगा आपका 4 टाइम 4 0, ठीक। 2 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 55,000 इंटू 44.44%, 55,000 इंटू 44.44%, ये आएगा सर आपका, राउंडिंग ऑफ का ध्यान दे रखना, 24442 है तो 24440 लिख लेंगे हम लोग ना, और 2 आएगा सर आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई कितने से 20,000 से। एक बार प्लीज इस एंट्री को नोट कर लें। ये रीस्टेटमेंट अप्रोच के अकॉर्डिंग एंट्री आ जाएगी, ठीक है जी सर। चलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन अप्रोच के हिसाब से ही एंट्री कर रखी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन थर्ड देखिए, अगर डेप्रिसिएशन के मेथड में कोई चेंज आ जाता है, एक्सपेक्टेड आपका यूजफुल लाइफ के अंदर कोई चेंज आ जाता है, एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू के अंदर चेंज आ जाता है, या कॉस्ट में सर कोई चेंज आ जाता है, तो उस केस में सर उसका इंपैक्ट आप कैसे लेंगे, प्रोस्पेक्टिव बेस पे लेंगे, वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट माना जाएगा एज पर इंड AS 8, ठीक। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या लिखता है, बी लिमिटेड ओन्स एन असेट विद एन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2 लाख, ठीक है। On acquisition, management determined that the useful life was 10 year and residual value would be 20,000, ठीक है। The asset is now 8-year-old and during this time there have been no revision to the assessed residual value, okay। सर देखिए इसका मतलब आपकी असेट का कैरिंग अमाउंट कितने से आ रहा होगा 2 लाख ओरिजिनल कॉस्ट है, हाँ जी। डेप्रिसिएशन आपने कैसे चार्ज किया होगा 2 लाख माइनस एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई एस्टिमेट यूजफुल लाइफ, और सर 8 साल अभी बीत गए हैं, तो इतना अमाउंट आपने क्या किया होगा डेप्रिसिएट कर दिया होगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका 1,44,000, तो 56,000 का कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा, कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू, ठीक है जी सर। एट द एंड ऑफ ईयर 8 के एंड में ये बैलेंस आ रहा होगा, मैनेजमेंट हैज रिव्यूड द यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू एंड हैज डिटरमाइंड दैट यूजफुल लाइफ कैन बी एक्सटेंडेड टू 12 ईयर। इसका मतलब सर अभी 8 साल बीत चुके हैं, जहां टोटल लाइफ 10 साल होनी थी 12 साल हो जाएगी, तो 4 साल बचे हुए, ठीक है। इन व्यू ऑफ द मेंटेनेंस प्रोग्राम अडोप्टेड बाय द कंपनी एज ए रिजल्ट द रेजिडुअल वैल्यू रिड्यूस टू 10,000, ठीक है। तो सर 10,000 एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू बच जाएगी, 4 साल है। तो अब जो डेप्रिसिएशन आपका पर एनम आएगा वो आएगा 11,500, और ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट कहलाएगा, ठीक है। चलिए $11,500, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे।
देखिए, अगर किसी भी एसेट का फिजिकल डैमेज होता है और हम उस पे इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करते हैं तो इम्पेयरमेंट लॉस एज पर इंड एस 36 आएगा। ठीक है, अगर हम असेट को बेचते हैं तो बेचने पे जो प्रॉफिट और लॉस होगा वह एज पर इंड एस 16 पिनल अकाउंट में जाएगा, एक्सेप्ट इन केस जहां पे सर असेट को आप बेच के वापस लीज पे ले लेते हैं, सेल एंड लीज बैक के केस को छोड़ के। ठीक सर, अगर कोई थर्ड पार्टी से कंपनसेशन मिलना है तो हम उसे तब रिकॉर्ड करेंगे जब रिसीवेबल हो जाएगा। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि ये सारी घटनाएं अपने आप में इंडिपेंडेंट है और आपको इंडिपेंडेंट उनका ट्रीटमेंट करना है, नेट ट्रीटमेंट नहीं करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड हैज ए मशीन विच गोट डैमेज ड्यू टू फायर एज ऑन 31 जनवरी X1। ठीक है, द कैरिंग अमाउंट ऑफ द मशीन वाज ₹1 लाख ऑन दैट डेट। एक्स लिमिटेड सोल्ड द डैमेज असेट एज स्क्रैप फॉर 10,000। उसने सर इस डैमेज्ड मशीन को 10,000 का बेच दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 से, टू असेट कैरिंग अमाउंट से 1 लाख से, लॉस ऑन सेल आ जाएगा सर 90,000 से। ठीक, एक्स लिमिटेड हैज इंश्योर्ड द सेम असेट अगेंस्ट डैमेज। ठीक है सर, उसने उसका इंश्योरेंस करा रखा था। As on 31st March X1, the compensation proceeds was still in process, but the insurance company has confirmed the claim. सर अगर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कंफर्म कर दिया तो ये रिसेबल हो गया है। कंपनसेशन ऑफ 50,000 इज रिसेबल फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। हाउ एक्स लिमिटेड विल अकाउंट फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन। आप ये बोलेंगे सर एज पर इंड एस 16, अगर कोई फिजिकल डैमेज मतलब डैमेज हो जाता है, आप बेच देते हैं सेट को और उसका अगेंस्ट अगर कोई इंश्योरेंस है तो ये सारी घटनाएं अपने आप में एक अलग घटना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे सर, 90,000 का लॉस ऑन सेल रिकॉर्ड कर लेंगे और 50,000 का क्लेम अलग से रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लेंगे। ये देखिए साहब एक बार ना, एज पर पैरा 66 ऑफ इंड एस 16, इम्पेयरमेंट और लॉस ऑफ आइटम ऑफ पीपी एंड रिलेटेड क्लेम फॉर और पेमेंट ऑफ कंपनसेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी आर सेपरेट इकोनॉमिक इवेंट एंड शुड बी अकाउंट फॉर सेपरेटली। तो 90,000 का सर आप लॉस प्रोवाइड कर देंगे और 50,000 की सर आप क्लेम से इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे पी&एल अकाउंट के थ्रू। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। अगर कोई भी डीकमीशनिंग लायबिलिटी है तो आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे एज पर इंड एस 37 और उसे कैपिटलाइज कर देंगे एज पर इंड एस 16। ठीक है जी सर, तो जो फिर प्रोविजन फॉर आपका डीकमीशनिंग लायबिलिटी का अकाउंट है उसे आप हर ईयर अनवाइंड कर देंगे सर, किससे? इंटरेस्ट कोस्ट से। ठीक जी सर, अगर सर डीकमीशनिंग लायबिलिटी में कोई भी चेंज आता है और आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कोस्ट बेस पे मेंटेन करते हैं तो आप बेसिकली क्या करेंगे साहब, उस चीज का इंपैक्ट एक तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ले लेंगे और एक इंपैक्ट सर डीकमीशनिंग लायबिलिटी में ले लेंगे। मैं ऐसे बोल सकता हूँ साहब, हम अगर डीकमीशनिंग लायबिलिटी में कोई भी चेंज आता है तो उसका इंपैक्ट एक तो कहाँ ले लेंगे, डीकमीशनिंग लायबिलिटी के बैलेंस में, और अगर हम कोस्ट मॉडल फॉलो करते हैं साहब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए तो उसका इंपैक्ट सर साथ में कहाँ पे ले लेंगे, कोस्ट में ले लेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। एन एंटिटी हैज ए न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड ए रिलेटेड डीकमीशनिंग लायबिलिटी। ठीक है सर, उसके पास एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है और एक रिलेटेड डीकमीशनिंग लायबिलिटी है। द न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्टेड ऑपरेटिंग ऑन 1 अप्रैल X1। ठीक है, X1। ठीक, द प्लांट हैज यूजफुल लाइफ ऑफ 40 ईयर। इट्स इनिशियल कॉस्ट वाज 120 which included an amount for decommissioning cost 10,000 which represent 70,400 in estimate cash flow payable in 40 year discounted at risk adjusted rate of 5%। वो पता क्या कह रहा है, कह रहा है आपके पास ना एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो उसकी जो कॉस्ट निकल के आई है वो 120 निकल के आई है, जिसमें ऑलरेडी डीकमीशनिंग लायबिलिटी का अमाउंट कैपिटलाइज है और डीकमीशनिंग की जो लायबिलिटी आएगी आपकी 70,400 आएगी। अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू की बात करें आज तो वो कितनी है, 10,000 है। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे साहब, इंड एस 16 के अकॉर्डिंग इसे डेप्रिशिएट करेंगे और एज पर सर इंड एस 37 इसे अनवाइंड करते रहेंगे साहब। ठीक, चलिए द एंटिटी फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31 मार्च, ऑन मार्च 11 वो आपका 1 था, तो 10 ईयर के बाद द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डीकमीशनिंग लायबिलिटी हैज डिक्रीज बाई 8,000। डिस्काउंट रेट सर अभी तक चेंज नहीं हुआ, आप इसे कैसे अकाउंट फॉर करेंगे अगर कंपनी सर कोस्ट मॉडल फॉलो करती। देखिए 10 ईयर बीतने के बाद सर इसके एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं है, नहीं, तो आपने क्या किया होगा, इसे डेप्रिशिएट किया होगा 40 ईयर के हिसाब से 10, तो 30,000 का इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आ गया जी, ये बैलेंस आपका 90,000 आ रहा होगा कब, 10 ईयर के बाद। ठीक है जी सर, देखिए आपकी जो डीकमीशनिंग लायबिलिटी वो कितनी होगी +5%, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। सर ये होगी 162,889 है, 16,300। ठीक, अब वो लाइबिलिटी सर आपकी 8,000 से डिक्रीज होगी, तो आप बेसिकली एंट्री क्या करेंगे साहब, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट कितने से, 8,000 से, टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 8,000 से। ठीक है, और आगे सर जो भी इंपैक्ट है उसका प्रोस्पेक्टिव बेस पे लेंगे आप। ठीक, ये देखिए यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन 30,000 है, तो कैरिंग अमाउंट आपका 90,000 आ गया, डीकमीशनिंग लाइबिलिटी आपकी 16,300 आ गई। सर लाइबिलिटी कम होगी, असेट का बैलेंस भी कम कर देंगे। और अब आप देखिए सर जो आपका अमाउंट आएगा वो 82,000 आ जाएगा सेट का। कैसे, 90,000 माइनस 8,000। तो अब आप इसे क्या करेंगे, 30 ईयर्स के हिसाब से डेप्रिसिएट करेंगे, मीन्स प्रोस्पेक्टिव बेस पे इसका इंपैक्ट लेंगे। ठीक है, और डीकमीशनिंग लाइबिलिटी का सर जो प्रोविजन है उसे अनवाइंड करेंगे 5% से, लेकिन जो अमाउंट है कितने से, 8,300 इंटू 5%, 415। चले, हाँ जी आइए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो मैंने अपनी टीम को क्या किया है, अपनी बैच में से ही इस क्वेश्चन को अलग से निकाल के दे दिया। इस क्वेश्चन की वीडियो आपको अलग मिलेगी, मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियो इससे पहले गई होगी तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और वीडियो इसके बाद आएगी तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सेपरेट वीडियो। चले, हाँ जी सर, क्योंकि मैंने उस वीडियो के अंदर मतलब अपनी क्लास के अंदर बहुत डिटेल में इस कंसेप्ट को करा रखा है, तो आपका वो कंसेप्ट भी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन 7 पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन, A Limited purchased some property, plant and equipment on 1st April X1 and estimated their useful life for the purpose of financial statement prepared on the basis of Ind AS. ठीक है, following were the original cost and useful life of the various component of property, plant and equipment assessed on 1st April X1. सर ओरिजिनल कॉस्ट दे दी, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दे दी। ठीक है, A Limited uses the SLM of depreciation, ठीक है, on 1st April X4, ये देखिए 3 साल के बाद। The entity reviewed the following useful life of the property, plant and equipment through an external valuation expert. आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना साहब, अगर एस्टिमेट यूजफुल लाइफ में कोई भी चेंज आ जाता है तो उसे हम एज पर इंड AS 8 चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलते हैं। उसका इंपैक्ट प्रोस्पेक्टिव बेस पे लेंगे और उसको नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेप्रिसिएशन सर 3 साल का कितना आ गया होगा, ध्यान देना ये 15 मिलियन है, तो आपका 3 मिलियन आ गया होगा। हम इसे लैक्स में बात कर ले, करोड़ में बात कर लेते, ठीक है, 30 लाख आ गया होगा। तो आपका 12 मिलियन मतलब 1 करोड़ 20 लाख कैरिंग अमाउंट है। ठीक है, पर एनम की डेप्रिसिएशन की बात करें तो 10 लाख। ठीक है, 10 के हिसाब से सर आपका ये 1 करोड़ है, तो 10 लाख मतलब 1 मिलियन, और आपका 3 साल बीत गए हैं तो ये भी आपका 30 लाख, 70 लाख, 7 ईयर है तो आपका 5 लाख पर एनम है। तो अभी तक आप डेप्रिसिएशन 25 लाख पर एनम लगा रहे थे, 3 साल बीत गए तो आपका 15 लाख, 20 लाख। अब नई यूजफुल लाइफ देखिए कितनी है, 10 ईयर, 12 लाख, 7 ईयर आपका 10 लाख, 5 ईयर्स 4 लाख, तो 26 लाख आ गया। तो आप क्या बोलेंगे साहब, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, इसका इंपैक्ट प्रोस्पेक्टिव बेस पे लेंगे, और 1 लाख का डेप्रिसिएशन कमिंग ईयर में आप ज़्यादा चार्ज करेंगे जब तक फर्दर कोई रिवीजन नहीं हो जाता। ठीक, चलिए, देयर वर नो salvage value for the 3 component of the property, plant and equipment either in initial or at the time of useful life were revised. आपने इम्पैक्ट निकालना सा रिवैल्यूएशन का ऑफ यूजफुल लाइफ का, मतलब यूजफुल लाइफ के रिवैल्यूएशन का P&L अकाउंट में, तो आप बोलेंगे 1 लाख का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया है।
26 लाख, ये पहले 25 लाख था, 1 लाख एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज है, ये उसको आपने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखता है, Mr. X is the financial controller of ABC Limited, a listed entity, which prepared consolidated financial statement in accordance with Ind AS. ठीक है, Mr. X has recently produced the final draft of the financial statement of ABC Limited for the year ended 31st March 18 to the MD, Mr. Y, for approval. सर Mr. X फाइनेंशियल कंट्रोलर है, उसने Y को अकाउंट अप्रूव करने के लिए भेजे। ठीक है, Mr. Y who is not an accountant, सर वो अकाउंटेंट नहीं है, मतलब उसे अकाउंट का ज्ञान नहीं है, had raised following query from Mr. X after going through the draft financial statement, उसने एक कुछ क्वेरी रेज की है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा उसने, the notes to the financial statement state that the plant and equipment is held under the cost model। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक नोट लिखा है जिसमें लिखा प्लांट एंड इक्विपमेंट को आप क्या करें, कोस्ट मॉडल के हिसाब से दिखा रहे हैं। ठीक है, प्लांट एंड इक्विपमेंट पे कोस्ट मॉडल, एक बात उसने ये नोट की है। ठीक है, हाउएवर प्रॉपर्टी विच इज ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज रिवैल्यूड एनुअली टू फेयर वैल्यू। ओके, जो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज पर इंड AS 16। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब ऐसा वो प्रॉपर्टी जो आपकी 40 में आती है। ठीक, आपको मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, इंड AS 40 में केवल कोस्ट मॉडल चलता है। ठीक है, और इंड AS 16 के अकॉर्डिंग सर आइदर कोस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ क्लास ऑफ असेट, फेयर वैल्यू। Change in fair value are sometimes reported in profit or loss, but usually in other comprehensive income। ये इससे पहले आगे कुछ पूछे, एक दो बातें साथ साथ एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, अगर आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को उसके क्लास को क्या करते हैं, क्लास ऑफ एसेट का मतलब कैसा, जिसका नेचर और यूज सिमिलर है। ठीक है, उसके ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल लगाते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा तो आप अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में भेजेंगे, लेकिन अगर पहले से लॉस था तो फिर आप उस लॉस के साथ उसे एडजस्ट करेंगे P&L अकाउंट के थ्रू, और बैलेंस को आप रिवैल्यूएशन सरप्लस में भेजेंगे। ठीक, अगर लॉस होता है तो आप उसे P&L अकाउंट में चार्ज करेंगे, लेकिन अगर ऑलरेडी पहले से रिवैल्यूएशन सरप्लस था तो आप उसके साथ एडजस्ट करेंगे और रिमेनिंग लॉस को P&L अकाउंट में भेजेंगे। ठीक, चलिए, also the amount of depreciation charged on plant and equipment as a percentage of its carrying amount is much higher than for owner occupied property। भाई साहब कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इस पे परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन ज्यादा लग रही है कैरिंग अमाउंट के कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। देखिए सर, डेप्रिसिएशन हम उन एसेट के ऊपर लगाते हैं जिनकी फाइनाइट लाइफ होती है। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग के केस में सर सिर्फ बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है क्योंकि लैंड की इनफाइनाइट लाइफ होती है। ठीक है, एक तो सर ये रीजन हो गया परसेंटेज कम होने का। सेकंड सर, बिल्डिंग की लाइफ सर इन कंपैरिजन टू प्लांट एंड इक्विपमेंट ज्यादा होती है। ठीक है, another note state that property owned by ABC Limited but rent out to other is depreciated annually and not fair valued। Mr. Y is of the opinion that there is no consistent treatment of PP in accounts। How should the finance controller respond to query from the managing director? तो हम मैनेजिंग डायरेक्टर को पढ़ा देंगे, हम बताएंगे साहब उसको, देखिए अगर ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है एज पर इंड AS 16, सर आप उसको इनिशियली कॉस्ट पर दिखाते हैं, सब्सिक्वेंटली आपके पास कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल का ऑप्शन होता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की किसी क्लास को रिवैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से रिवैल्यू करते हैं, मतलब रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हैं, तो उस केस में आप उसे फेयर वैल्यू पर दिखाएंगे। जो भी डिफरेंस होगा कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू का, उसे आप क्या ट्रीट करेंगे, अगर गेन होता है तो उसे रिवैल्यूएशन सरप्लस में लेके जाएंगे, लेकिन अगर गेन होता है और पहले से लॉस था तो टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर लॉस उसे P&L अकाउंट में लेके जाएंगे, और एक्स्ट्रा से जो भी गेन है उसे हम रिवैल्यूएशन सरप्लस OCI के अंदर लेके जाएंगे। फिर उसे हम बताएंगे कि अगर फेयर वैल्यू कंपैरेटिवली कम है कैरिंग अमाउंट के, तो उस अमाउंट को हम P&L अकाउंट में चार्ज करेंगे, लेकिन अगर ऑलरेडी रिवैल्यूएशन सरप्लस था तो हम उस अमाउंट को पहले क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद अगर बैलेंस बच गया तो हम उसे क्या करेंगे, P&L अकाउंट में चार्ज कर देंगे। मतलब कैरिंग अमाउंट मान लो 1 लाख था, रिवैल्यूड अमाउंट 80,000 है, तो 20,000 को हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट में लेके जाएंगे, लेकिन अगर पहले से रिवैल्यूएशन सरप्लस था, मान लो 15,000 था, तो 15,000 उस रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ एडजस्ट करेंगे, बैलेंस 5,000 P&L अकाउंट में लेके जाएंगे। ठीक, फिर हम उसे बताएंगे कि
लैंड एंड बिल्डिंग के केस में केवल बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा और उसकी लाइफ भी लॉन्गर होती है इन कंपेरिजन टू प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसलिए डेप्रिसिएशन का जो रेट है प्लांट एंड इक्विपमेंट पे जाता है। फिर उसको बताएंगे साहब कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो इंडिया 16 में डील ही नहीं होती, वो 40 में डील होती है, और इंडेक्स 40 के अकॉर्डिंग आप उसे क्या करेंगे, केवल कॉस्ट मॉडल पे ही दिखाएंगे सब्सिक्वेंटली। ठीक, चलिए ये सारी बातें सर मैंने आपको बता दी, यही बातें लिखी हुई हैं। सर इंडेक्स का आंसर हमें कैसे देना चाहिए, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन तब तक मैं आपको बता देता हूं, अगर मेरा प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो हमेशा इंडेक्स का नाम और नंबर जरूर लिखें। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो भी इंडेक्स का नाम और नंबर जरूर लिखें। सर क्या पैराग्राफ लिखना जरूरी है, मैं बता दूं, पैराग्राफ मैंडेटरी नहीं होता, अगर आपको याद हो तो लिख दीजिए, लेकिन आपको सही याद होना चाहिए। ठीक, कुछ पैराग्राफ इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको हम क्लास में रेफर कराते हैं, उनको आप लिख सकते हैं। थर्ड, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो उस केस में आप जो आंसर की ड्राफ्टिंग करेंगे वो सर 3 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में एज पर द प्रोविजन ऑफ रिस्पेक्टिव इंडेक्स, दूसरे पार्ट में इन द गिवन केस को आप एक्सप्लेन करेंगे, और थर्ड सर कंक्लूजन। लेकिन कंक्लूजन हमेशा इस एंगल से देना चाहिए जिस एंगल से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है साहब कि क्या अकाउंटेंट ने ट्रीटमेंट सही किया है, अगर अकाउंटेंट का ट्रीटमेंट सही है तो आप लिखेंगे यस द ट्रीटमेंट गिवन बाय द अकाउंटेंट इज करेक्ट, अदरवाइज अगर सर गलत है तो फिर आप रोंग लिखेंगे। ठीक है, मतलब कंक्लूजन पे ध्यान देना है आपने, किस कंटेक्स्ट में लिखेंगे, जिस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखते हैं, कंपनी एक्स परफॉर्म ए रिवैल्यूएशन ऑफ इट्स प्लांट एंड मशीनरी एट द बिगिनिंग ऑफ X1, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू वन ऑफ द मशीनरी। ग्रोस कैरिंग अमाउंट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, नेट कैरिंग अमाउंट है, फेयर वैल्यू है। ठीक है, तो नेट कैरिंग अमाउंट के कंपैरिजन में अगर आप फेयर वैल्यू देखें कितने से बढ़ गई है, 30 से, 30 डिवाइड बाई आपका 120 इंटू 100, 25%। ठीक, द यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी इज 10 ईयर एंड द कंपनी यूज SLM ऑफ डेप्रिसिएशन, द रिवोल्यूशन वाज परफॉर्म एट द एंड ऑफ द 4 ईयर। ओके, तो 10 साल के हिसाब से अगर आप डेप्रिसिएट करेंगे तो 20 पर एनम इंटू 4, 80 का डेप्रिसिएशन है। ठीक है, हाउ शुड द कंपनी अकाउंट फॉर रिवोल्यूशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन सब्सिक्वेंट टू रिवैल्यूएशन, स्पॉट योर आंसर विद जर्नल एंट्री। देखिए सबसे पहले आप क्या एंट्री पास करेंगे, सर आप रिवैल्यूएशन की एंट्री पास करेंगे, और इसमें आपके पास 2 अप्रोच होती है, एक डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन अप्रोच जिसके अकॉर्डिंग आप क्या एंट्री करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितने से, 80 से, टू आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने से, 80 से। ठीक, सेकंड एंट्री आप पास करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस OCI कितने से, 30 से, और सब्सिक्वेंट ईयर का डेप्रिसिएशन सर कितने से आएगा, 150 डिवाइड बाई 625। सर आपका रीस्टेटमेंट बैलेंस अप्रोच क्या कहता है, वो अप्रोच ये कहती है आप क्या करेंगे, पहले परसेंटेज ऑफ इंक्रीज निकालेंगे, 25% है, हाँ जी, तो आप एंट्री करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 200 का 25%, 52 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 80 का 25%, टू आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस 30। और नेक्स्ट जो डेप्रिसिएशन लेंगे आप, अब देखिए आपकी जो बैलेंस शीट में कैरिंग अमाउंट आएगा वो आपका PPR होगा कितने से, 250 से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रहा होगा 100 से, तो 150 डिवाइड बाई 625 आ गया। ठीक, सॉल्यूशन आप इसका रेफर कर लेना। चले जी सर, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एन एंटिटी हैज द फॉलोइंग आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और रिक्वायरमेंट है हाउ मैनी क्लास ऑफ PP मस्ट द एंटिटी डिस्क्लोज। सर कितनी क्लास ऑफ PP एंटिटी डिस्क्लोज करेगी, देखिए
क्लास ऑफ पीपी का मतलब क्या है? कहता साहब, क्लास ऑफ पीपी का मतलब है ग्रुप ऑफ असेट जिनका सिमिलर नेचर और यूज है इन एन एंटिटी ऑपरेशन। एंटिटी के ऑपरेशन में ग्रुप ऑफ असेट जिनका सिमिलर नेचर और यूज है सर, वो एक क्लास ऑफ असेट कहलाती है। ठीक है, तो सर हमें क्या करना पड़ेगा? मैटेरियलिटी जजमेंट लेनी पड़ेगी कि कौन कौन सी सेपरेट क्लास है। देखिए, प्रॉपर्टी है ए वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड ऑन विच इट इंटेंड टू कंस्ट्रक्ट इट्स न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर। ठीक है, प्रॉपर्टी बी ए प्लॉट ऑफ लैंड दैट इट ऑपरेट एज ए लैंडफिल साइट। तो सर जिस प्लॉट को आप एज ए लैंडफिल साइट यूज कर रहे हैं और एक खाली प्लॉट है, तो दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन जाएंगे, क्योंकि दोनों का यूज और नेचर अलग हो गया। प्रॉपर्टी सी ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑन विच इट्स एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर आर बिल्ड। सर अगर एक प्रॉपर्टी है जिसपे एडमिन हेडक्वार्टर बना हुआ है, तो इन दोनों से अलग होगी। ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑन विच इट्स डायरेक्ट सेल ऑफिस इज बिल्ट। सर थर्ड और फोर्थ आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या यह एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगी या अलग हो सकती है। इट विल डिपेंड ऑन द यूज। ठीक है, क्योंकि नेचर और यूज सिमिलर होना चाहिए, तो ये एक सब्जेक्टिव मैटर हो गया। प्रॉपर्टी ई टू 10 सेपरेट रिटेल आउटलेट एंड द लैंड ऑन विच दे आर बिल्ट। हाँ, ये सर जो आपका रिटेल आउटलेट है सर, ये अपने आप में एक सेपरेट पीपी हो गया। इक्विपमेंट ए कंप्यूटर सिस्टम एट इट्स हेडक्वार्टर एंड डायरेक्ट सेल ऑफिस दैट आर इंटीग्रेटेड विद द पॉइंट ऑफ सेल कंप्यूटर सिस्टम इन द रिटेल आउटलेट। सर ये आपकी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, मतलब इन प्रॉपर्टी जो ये प्रॉपर्टी है इनसे अलग हो गया। इक्विपमेंट बी पॉइंट ऑफ सेल कंप्यूटर सिस्टम इन ईच ऑफ द रिटेल आउटलेट। देखिए सर, तो कंप्यूटर सेटअप अपने आप में एक पीपी माना जाएगा। फर्नीचर एंड फिटिंग इन इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर एंड इट्स सेल ऑफिस। सर जो फर्नीचर और फिटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर में होता है और जो रिटेल आउटलेट में होता है जनरली वो डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, तो डिफरेंट क्लास हो जाएगी। आइए मैं इसका आंसर ना पूरा रीड करा देता हूँ आपको ना। देखिए, टू आंसर दिस क्वेश्चन वन मस्ट मेक ए मैटेरियलिटी जजमेंट। यही मैंने आपको बोला था कि मैटेरियलिटी जजमेंट आपको लेना पड़ेगा। ए क्लास ऑफ असेट इज डिफाइंड एज ए ग्रुपिंग ऑफ असेट ऑफ सिमिलर नेचर एंड यूज इन एन एंटिटी ऑपरेशन। द नेचर ऑफ लैंड विदाउट ए बिल्डिंग इज डिफरेंट टू द नेचर ऑफ लैंड विद ए बिल्डिंग। ठीक है, consequently land without a building is a separate class of asset from land and building. ठीक, furthermore the nature and use of land operated as landfill site is different from vacant land. ठीक है, hence the entity should disclose property A separately. The entity must apply judgment to determine whether the entity retail outlet are sufficiently different in the nature and use from its office building and thus constitute a separate class of land and building. हाँ, ये सर आपको एक जजमेंट लेना पड़ेगा। अगर अलग है तो फिर अलग कर दो, अदरवाइज कंबाइंड कंबाइन कर दो। ठीक, द कंप्यूटर इक्विपमेंट इज इंटीग्रेटेड अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ड बड़ा प्यारा लिखा, अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, एंड वुड प्रोबेबली द क्लासिफाइड एज ए सिंगल सेपरेट क्लास ऑफ असेट। फर्नीचर एंड फिटिंग यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज कुड बी सफिशिएंटली डिफरेंट टू सो फिक्सर एंड फिटिंग इन रिटेल आउटलेट। ये मैंने आपको बताया था कि सर जो फर्नीचर और फिक्सर्स एडमिन के लिए होता है और जो फर्नीचर एंड फिक्सर्स सर आपका रिटेल आउटलेट में वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, टू बी क्लासिफाइड टू सेपरेट क्लास ऑफ असेट। ठीक, चलिए क्वेश्चन 11 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िए जल्दी से। हेमन लिमिटेड हैड परचेज ए मशीनरी ऑन 1 अप्रैल X1 4 रुपीज 30 लाख। सर हेमन लिमिटेड ने क्या किया, एक मशीनरी परचेज की थी कब? 1 अप्रैल X1 को, कितने की? 30 लाख की, विच इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स बुक्स एट रिटर्न डाउन ऑफ 17,50,000 ऑन 1 अप्रैल X6। देखिए 30 लाख की एक मशीनरी ली थी कब? 1 अप्रैल X1 को, और 5 साल के बाद उसकी जो बुक वैल्यू आ रही है वो 17,50,000 आ रही। ठीक है, द कंपनी हैज एस्टिमेट एंड अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑन ऑफ 10% ऑन 1 अप्रैल 6 टू अराइव एट द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट। ठीक है सर, लास्ट में अगर आप देखें ना तो क्वेश्चन ने आपसे एक तो मशीनरी अकाउंट मांगा है। मैं एक बात आपको बताता हूँ, हमेशा ना क्लास के अंदर मैं पहले एक बार कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ता हूँ, बड़ी डिटेल में क्वेश्चन पढ़ता हूँ, और उसके बाद रिक्वायरमेंट पे पहुंचते हैं और फिर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा होता हूँ ना, तो कई बार क्या करता हूँ मैं, जैसे कोई एक सेंटेंस लिखा है उसका मीनिंग समझाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ अगर इस सेंटेंस की जगह ये सेंटेंस लिखा होता तो इसका ये इंपैक्ट आता। तो मैं एक ही क्वेश्चन में कई कंसेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ। लेकिन एग्जाम के अंदर बेसिकली हमें क्या करना होता है सर, एग्जाम के अंदर हमें ना सिर्फ उतना लिखना होता है जितना पूछा गया है।
तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ साथ साथ कि एग्जाम के अंदर आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़नी चाहिए, सो दैट जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, तो आपको रिक्वायरमेंट पता है तो आंसर भी सर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ड्राफ्ट करते चले, ठीक है जी सर। देखिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन। अब सर यहाँ पे ना कहीं पे भी असेट की लाइफ नहीं दे रखी, बट हमें ये बता दिया कि 30 लाख की असेट थी 1 अप्रैल X1 को, 31 मार्च X6 को जो असेट है वो 17,50,000 की रहेगी है। इसका मतलब क्या हुआ होगा सर, 1250 डेप्रिसिएशन लगाया होगा, ठीक है, कितने साल में, 5 ईयर में। तो क्या हुआ होगा सर, 250 डेप्रिसिएशन पर एनम आया होगा, ठीक है। तो अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी बची हुई है, 250 से डिवाइड कर देंगे 7 ईयर। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, 250 डेप्रिसिएशन पर एनम है, हाँ जी, असेट की कॉस्ट 30 लाख है, डिवाइड बाई 250, 12 ईयर्स, 5 ईयर सर बीत चुके हैं, तो 7 ईयर बच गए, ठीक है जी सर। आइए आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखता है, द कंपनी हैज एस्टिमेट एंड अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ 10% ऑन 1 अप्रैल 6। इसका मतलब सर हम पहले क्या करेंगे, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने से, 30 लाख से, और उसके बाद सर डेप्रीसिएशन टू असेट 250, डेप्रीसिएशन टू असेट 250, ऐसे कर करके सर 5 साल का हमने लेजर बना लिया होगा। और 31 मार्च X6 को अपना जो बैलेंस है 1750 आ रहा होगा, ठीक है जी सर। अब उसने हमें बताया कि 1 अप्रैल 6 को आपने क्या किया सर, असेट को फेयर वैल्यू पे ले आए, और जो फेयर वैल्यू वो 10% अबव है कैरिंग अमाउंट के, ठीक है। तो सर इसका मतलब आपने क्या एंट्री पास की होगी, आपने एंट्री पास की होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से, 175 से। तो जो बैलेंस है वो कितना बन गया, 1750 प्लस 175, 1925 बन गया। और ये तो आपका मशीनरी अकाउंट का बैलेंस आ गया। और 1 अप्रैल 6 को सर एक बैलेंस और चल रहा होगा रिवैल्यूएशन सरप्लस का, कितने से, 1,75,000 से, ठीक है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बेचेंगे तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस सर आपका रिटेन्ड अर्निंग में चला जाएगा, लेकिन अगर असेट के ऊपर कोई लॉस है तो उस लॉस को एडजस्ट करने के बाद, अगर कोई एसेट सेल करते हैं और उसके ऊपर लॉस होता है तो उस लॉस को एडजस्ट करने के बाद, ठीक। सेकंड सर हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हम रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस सेम कैरी करते हैं, या ड्यू टू एडिशनल डेप्रिसिएशन उतना बैलेंस हम हर साल एडिशनल डेप्रिसिएशन के बराबर का बैलेंस हम उसे रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है जी सर। देखिए H Limited availed the option given by Ind AS of transferring some of the surplus as the asset is used by an enterprise. Okay. तो अब अपना जो डेप्रिसिएशन आएगा 31 मार्च 7 का, वो कितने से आएगा सर, 1925 कैरिंग अमाउंट बन गया, रिवैल्यूड अमाउंट, ठीक है, 7 ईयर के हिसाब से डेप्रिसिएट करेंगे, डिवाइड बाई 7, तो सर 275 आ गया। पहले डेप्रिसिएशन कितना था सर, 250 था, 25,000 से क्या आएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन की वजह से रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस कम हो जाएगा, ये 150 आ गया 31 मार्च 7 को, और ये बैलेंस सर आपका आ गया 31 मार्च 7, ये आपका 6/7 का डेप्रिसिएशन है, ठीक है, ये 16,50,000 आ गया। चले जी सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए आगे क्या लिखता है, ऑन 1 अप्रैल 8, ओके, तो 31 मार्च 8 तक चलते एक बार, 7/8 का डेप्रिसिएशन, $13,75,000, ठीक है, और ये 25,000 से कम हो जाएगा 7/8 में। इसे आप कहाँ भेज देंगे, रिटेन्ड अर्निंग में, इसे आप कहाँ भेज देंगे, रिटेन्ड अर्निंग में। हालांकि सॉल्यूशन बराबर में ही आ गया लगभग, कोई बात नहीं, हम अपना सॉल्यूशन करेंगे 125 31 मार्च X8 को, ठीक जी सर। देखिए आगे क्या लिखता है, ऑन 1 अप्रैल X8 द मशीनरी वाज रिवैल्यूड डाउनवर्ड बाय 15%। अच्छा सर, यहाँ पे सेल के टाइम पे रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस होगा तो सर रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करेंगे आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ लॉस ऑन सेल इफ एनी, ठीक है। और प्रॉफिट और लॉस है पीएनएल अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट है तो पीएनएल में जाएगा, लॉस है तो भी पीएनएल में जाता है, लेकिन अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस पहले से है तो लॉस को उस
जो लॉस हुआ उसको रियलाइजेशन सरप्लस के बैलेंस के साथ एडजस्ट करते हैं, रियलाइजेशन सरप्लस के बैलेंस को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करते हैं। ठीक सर, अगर आप रिवैल्यूएशन करते हैं, रिवैल्यूएशन के ऊपर लॉस होता है, तो उसको सर हम कहाँ लेके जाएंगे? पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ एडजस्ट करेंगे और बैलेंस अगर फिर भी बचता है तो उसे P&L अकाउंट में चार्ज करेंगे, P&L अकाउंट में। ठीक, चलिए 15% कितने से आएगा अब इसका? फर्स्ट अप्रैल एक्सिट, सर ये आ गया अपना 206250, 1168,750। ठीक जी सर, और ये अब 206250 है, इसके साथ एडजस्ट करेंगे, कितना एडजस्ट हो पाएगा? 125 तक। तो 125 क्या करेंगे, बल्कि ऐसा लिख लेता हूँ, 125 के साथ इसके साथ चार्ज करेंगे और बैलेंस कहाँ लेके जाएंगे? P&L अकाउंट में। $81,250 चार्ज कर देंगे P&L अकाउंट में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे असेट की लाइफ 5 ईयर बच गई है, कोई लाइफ रीअसेस तो नहीं की, चेक कर लेते हैं। एंड द कंपनी ऑल्सो रीएस्टिमेट द मशीनरी रिमेनिंग लाइफ टू बी 8 ईयर। ओके, उसने रीअसेस कर दिया साहब, अब लाइफ 8 ईयर होगी, तो कोई बात नहीं, 8 ईयर के हिसाब से डेप्रिसिएट कर लेंगे। 31 मार्च X10 को उसने सर मशीनरी को बेच दिया 935 पे, तो 2 साल तक का डेप्रिसिएशन और लगाएंगे इस पे, 8 ईयर के हिसाब से 146,094। $10,22,656। $876,562। और कितने की बेच दी उसने मशीन? सर 935 की, तो प्रॉफिट आ गया। फाइव एट 438। आइए एक बार मैं आंसर क्रॉस टैली करा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका रिवैल्यूएशन लॉस P&L अकाउंट में चार्ज हुआ था। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ इंड AS 16 के TY के खत्म होते हैं। इस अटेम्प्ट के लिए मैं बड़ी सारी रिवीजन वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, TY के कराऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। आपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, इस बार एग्जाम पार।